तारीख के 14 सितंबर वाले एपिसोड में हमने भाषा के बारे में बात की थी और समझा था कि कैसे एक ही शब्द और वाक्य के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ऐसा ही एक शब्द है डिवीजन, हिंदी में कहें तो विभाजन। गणित का कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग चीज़ों को बांटने में किया जाता है, लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट बेजान चीज़ों से हटकर इंसानों पर उतरता है तो गणित बहुत पीछे छूट जाती है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इस एक शब्द के व्यापक मायने जाहिर हुए, इतने व्यापक कि आज भी इस एक शब्द से लाखों की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। हालांकि शब्दों के सिर्फ अर्थ ही अलग नहीं होते, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही अर्थ अलग अलग फीलिंग भी पैदा कर सकता है। जैसे 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन, जिसे एक सुखद घटना की तरह देखा जाता है भारत में और बांग्लादेश में। ऑब्वियसली भारत में विभाजन सिर्फ इन दो घटनाओं तक सीमित नहीं है। आज़ादी के बाद भारतीय राज्यों का भी विभाजन ही हुआ था, हालांकि कॉन्टेक्स्ट अलग होने के चलते इसे विभाजन न कहकर पुनर्गठन कहा जाता है, रिऑर्गेनाइजेशन। और इस पुनर्गठन का कारण भी भाषा ही थी। इससे पहले कि आपको इंसेप्शन सरी का कंफ्यूजन हो, चलिए बात सरल करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसका आधार भाषा ही क्यों बनी। आप अगर इसे गलत मानते हैं तो आप अकेले भी नहीं हैं। नेहरू और पटेल सरीखे नेता भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ थे, और नेहरू के धुर विरोधी जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भाषा को आधार बनाने के खिलाफ ही थे। फिर ऐसा कैसे हो गया, इसके क्या कारण रहे, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 1 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है भारत में राज्यों के पुनर्गठन से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. इतना तो हम सब जानते ही हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। लोगों के इस पर अलग अलग मत हैं, और धर्म की तरह भाषा भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए सही गलत का निर्धारण करना पब्लिक का हक है। अपनी कोशिश सिर्फ इतनी रहेगी कि इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझा जाए। शुरुआत एक किस्से से करते हैं। दशहरे की छुट्टी के बाद स्कूल खुला है, असेंबली खत्म हो गई है और स्टूडेंट क्लास में टीचर के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्त आपस में गपशप कर रहे हैं और इसमें दो जिगरी यार सोनू और मोनू भी शामिल हैं। शोर के बीच सोनू कुछ कहने के इरादे से चिल्लाता है मोनू, और मोनू अपना नाम सुनकर कहता है क्या, और इससे पहले कि मोनू जवाब दे पाता टीचर एंटर हो जाती है। अटेंडेंस का रजिस्टर खोला जाता है और शुरुआत के कुछ नामों के बाद टीचर पुकारती है मोनू। अब कि मोनू क्या नहीं पूछता, हाथ उठाकर कहता है प्रेजेंट टीचर या यस मैम। क्लास खत्म होती है और सोनू को किसी कारण प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, और वहाँ सोनू बाकी बच्चों के पीछे अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल पुकारती है मोनू। अब की बार ना ही मोनू क्या पूछता है और ना ही प्रेजेंट टीचर कहता है। इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप प्रिंसिपल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि तीनों बार एक ही शब्द के रिएक्शन में मोनू ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आप कहेंगे भाई इसमें ऐसा क्या खास है, ये तो बड़ी आम बात है। आम बात लेकिन ये इसीलिए नहीं है क्योंकि भाषा को सिखाने के लिए ग्रामर का उपयोग किया जाता है, जिसमें उस भाषा के नियम सिखाए जाते हैं, और उन रूल्स में लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होता कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ क्या होगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट हम सीखते हैं पैदा होने के बाद से ही, समाज और अपने परिवार को देखकर। जर्मन दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन ने इन्हें लैंग्वेज गेम्स का नाम दिया, भाषा के खेल जिनके नियम हम रोजमर्रा के जीवन में सीखते हैं। और इसीलिए मूल भाषा के कॉन्टेक्स्ट को तो हम इंट्यूटिवली समझ लेते हैं, लेकिन किसी दूसरी भाषा के ग्रामर को रट लेने के बावजूद उसमें वो सहजता हम महसूस नहीं कर पाते जो हमारी मूल भाषा में हमें होती है। हम सब हिंदुस्तानी भाषा के इस लैंग्वेज गेम को समझते हैं, इसीलिए मोनू के उदाहरण में हमें कुछ विशेष लगा नहीं, क्योंकि हम सबको हिंदी आती है। अब मान लीजिए मोनू की क्लास में एक पेन चोरी हो जाता है। इस बारे में पूछे जाने पर मोनू जवाब देता है मैं नहीं जानता। अटपटा सा जवाब है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ना ही समझ में आता है कि वो कह क्या रहा है। लेकिन अमेरिका में अगर कोई बच्चा इसी सवाल के जवाब में कहे आई डोंट नो नथिंग, तब ग्रामर गलत होने के बावजूद इसका मतलब हम समझ लेंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है। अब देखते हैं कि क्या होगा अगर यही अमेरिकन स्टूडेंट सोनू की क्लास में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस के तहत पहुंच जाए। एक दिन टीचर मोनू से कहती है अपनी कॉपी लाओ। बहुत संभव है कि सेंटेंस ना समझ आने के बावजूद अमेरिकन स्टूडेंट कॉपी शब्द को पहचान जाए क्योंकि ये उसकी अपनी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर टीचर अपनी पूरी क्लास से कहे कि अपनी कॉपियाँ लाओ, तो अमेरिकन स्टूडेंट कुछ भी समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए कॉपियाँ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। जबकि हमारे लिए कॉपियाँ सिर्फ कॉपी शब्द का एक बहुवचन है। जो लैंग्वेज गेम हम खेल रहे हैं उसके नियम अमेरिकन बच्चे को समझ में नहीं आ सकते क्योंकि हिंदुस्तानी उसकी मूल भाषा नहीं है।
और शब्द अंग्रेजी होने के बावजूद हमने कॉपी पर अपनी भाषा का नियम लगा दिया है। मूल भाषा के महत्व को अगर हम समझ जाएं तो हमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग का कारण थोड़ा थोड़ा समझ आ सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात सबसे पहले 1936 में उठी, जब अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर उड़ीसा राज्य बनाया। तब आज़ादी के बाद 571 रियासतें भारत में शामिल हुई, जिन्हें राज्यों के रूप में बांटा जाना जरूरी था। सवाल था कि इसका आधार क्या हो। धर्म तो कतई नहीं हो सकता था, क्योंकि बंटवारे के वक्त हमने उसका दंश भुगत लिया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1948 में केंद्र सरकार ने जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। कमीशन ने भी भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की बात की। इसके बाद दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बनी। इसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में साफ साफ कहा, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। इस आशय की सिफारिश उस कमेटी ने की। आम्बेडकर भाषा के आधार पर विभाजन के समर्थक थे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उनका कहना था कि राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा वही होनी चाहिए जो केंद्र की हो। 1951 तक दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। मद्रास में तेलुगु भाषियों का आंदोलन इसमें सबसे प्रमुख था। शुरुआत में केंद्र सरकार इसे इग्नोर करती रही, लेकिन 1952 में आंदोलन के नेता पोट्टू श्रीरामुलु ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी और 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। पूरे मद्रास में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। तब प्रधानमंत्री नेहरू को अपने पर्सनल मत के विपरीत जाकर अलग राज्य की मांग को स्वीकार करना पड़ा, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश के बनते ही भारत के बाकी हिस्सों में भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। मसले के हल के लिए 22 दिसंबर 1953 को एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस फजल अली कर रहे थे। 2 साल बाद अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया कि भाषा के आधार पर भारत में 16 राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद 1956 में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट SRA पास हुआ और आज ही के दिन यानी 1 नवंबर 1956 को SRA लागू किया गया। भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। दक्षिण में 4 नए राज्यों का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर। बाद में 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु और 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। दक्षिण का मामला सुलझा तो बॉम्बे, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों में बखेड़ा खड़ा हो गया। तब गुजरात अलग राज्य नहीं हुआ करता था। मराठी और गुजराती भाषियों की डिमांड थी कि उनके लिए भी अलग अलग राज्य बनना चाहिए। पंजाब में भी सिख अपने लिए अलग राज्य चाहते थे। महाराष्ट्र का मुद्दा इन सब में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इसका कारण था बॉम्बे। 3 तरह की मांगे सामने थी। एक धड़ा मांग कर रहा था कि बॉम्बे गुजरात में शामिल किया जाए। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का कहना था कि बॉम्बे शहर बाकी राज्य से अलग नहीं हो सकता। और एक तीसरा धड़ा भी था बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी, जिसमें JRD टाटा जैसे दिग्गज लोग शामिल थे। इन लोगों की मांग थी कि बॉम्बे शहर को अलग राज्य बनाया जाए। इन लोगों की दलील थी कि बॉम्बे में पूरे भारत के लोग रहते हैं और सिर्फ 43% ही मराठी भाषी हैं। जनवरी 1956 में इस मसले पर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। नेहरू और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के पुतले फूंके गए। हालात बिगड़ते देख केंद्र ने निर्णय लिया कि विदर्भ और बॉम्बे को एक कर दिया जाए। इस तरह बॉम्बे शहर बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना और आगे चलकर 1960 में गुजरात को भी अलग राज्य बना दिया गया। पंजाब में तब तक अकाली दल सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो अकाली दल ने सिखों के बदले पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग करना शुरू किया। इस स्ट्रैटेजी को बड़ी सफलता मिली जब 1 नवंबर 1966 को उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करके पंजाब पंजाबी भाषा एवं हरियाणा हिंदी भाषा इसमें बांट दिया गया। आगे चलकर अलग राज्यों की मांग समय समय पर उठती रही, जिसका हालिया उदाहरण 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य है। अब आखिरी सवाल कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा सही था या गलत, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। 1971 में बांग्लादेश अलग होने में भाषा एक बड़ा कारण थी। पूर्व पाकिस्तान के निवासी मानते थे कि उन पर उर्दू को थोपा जा रहा है, जबकि उनकी मूल भाषा बांग्ला थी। श्रीलंका में तमिल सिंगल संघर्ष आज भी कायम है, जिसकी जड़ में मेन मुद्दा भाषा ही है। इसके लिए 29 जुलाई के एपिसोड में हमने बात की थी, आपको तफसील से समझाया भी था। और भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के फायदे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन एक आशंका बिल्कुल गलत साबित हुई, वो ये कि इससे राज्यों की राष्ट्रीय पहचान में कोई कमी नहीं आई। एक बांग्ला भी उतना ही भारतीय महसूस करता है जितना कि एक मराठी या गुजराती।
बाकी भाषा चूंकि व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा है मुद्दा, इसीलिए इसे लोगों का पैशनेट होना लाजमी ही है। तारीख के इस खास एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसमें 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। त्योहारों के सीजन में खुद को और अपने परिवार और दोस्तों को कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप गिफ्ट कर सकते हैं। उत्सुक रहिए और दुनिया के बारे में और अधिक जानिए। दिवाली के उपलक्ष्य पर कुकू एफएम ऐप आपके लिए लाया है एक विशेष ऑफर। DIWALI50 दिवाली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप पा सकते हैं कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। याद रखिए, दिवाली 50 कोड सिर्फ 1 से लेकर 7 नवंबर तक वैलिड रहेगा। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दिल लंडा।